हाँ, ये जो श्रृंखला चल रही है वायरस बॉर्न डिजीजेज की, जिसमें बहुत सारे डिजीजेज आपको बता दिए गए। आज हमारा जो टॉपिक होगा जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे और उसका नाम है मीजल्स, या दूसरा नाम इसका रूबेला, या फिर हिंदी में इसको खसरा बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी पर होगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे, मीजल्स, रूबेला और खसरा पार्ट 1 में। हाँ, तो क्या बताया जाए आपको? बताया ये जाना चाहिए कि यह चाइल्डहुड की या बाल्यकाल की एक बहुत ही कॉमन या सामान्य संक्रामक बीमारी मानी जाती है। होने को तो यह किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र वालों में यह बहुत ही सामान्य है। इसका इन्फेक्शन 5 वर्ष से कम उम्र वालों में बहुत ज्यादा होता है, और रेयर केस में तो यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है या उसको संक्रमित कर सकती है। अब इसका कारण जो बताया गया, इसका कारण एक वायरस है जिसको हम नाम देते हैं पैरामिक्सो वायरस। अगर ये वायरस एक हेल्दी व्यक्ति या बच्चे के बॉडी में अगर एंट्री ना कर पाए तो फिर मीजल्स का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो यही वो कारण है जिसको हम नाम देते हैं पैरामिक्सो वायरस। यही जब बॉडी में एंट्री कर जाता है तो इसके इन्फेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो होता है खसरा, रूबेला या मीजल्स। इस वायरस के बारे में यह बताया गया कि जो संक्रमित बच्चा या व्यक्ति होता है उसके नेजल जो डिस्चार्जेज होते हैं उसमें ये पाया जाता है, या फिर एट प्रेजेंट त्वचा पर, स्किन पर कहीं खरोंच है, किसी तरह का कट है, तो उसके थ्रू भी ये बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसमें भी ये पाया जाता है। अब इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड के बारे में बताया गया है, यानी यह इसका इन्फेक्शन एक डिजीज पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, या इन्फेक्टेड बच्चे से एक दूसरे हेल्दी बच्चे में कैसे पहुंचता है, वो पहुंचने का तरीका क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें बताई गई: डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, या जिसको हम कंटामिनेटेड मटेरियल्स बोलते हैं। तो जो पहला तरीका इसके फैलने का है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आप समझते हैं सीधा, कांटेक्ट का मतलब क्लोज। तो सीधे संबंध में, यानी इन्फेक्टेड प्राणी के बिल्कुल क्लोज में रहता हो, उसके टच में हो, तो उसके द्वारा वो दूसरे में बड़े आराम से चला जाता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है। और दूसरा जो कारण बताया गया, माध्यम बताया गया है, वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट जैसा नाम वैसा काम। ड्रॉपलेट का मतलब बूंद बूंद के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है उसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये बच्चे के नेजल डिस्चार्ज में पाया जाता है। तो जब बच्चा खांसता या छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो ये वायरस उस बाहर एटमॉस्फेयर में आकर के फैल जाते हैं, और उसके नजदीक यदि कोई हेल्दी बच्चा खेल रहा है, पड़ा है, या कोई व्यक्ति पड़ा है, तो फिर वो जब इंस्पिरेशन करता है तो उसके साथ इनहेलेशन के माध्यम से ये वायरस उस हेल्दी व्यक्ति या बच्चे के बॉडी में एंट्री करने में सफल हो जाते हैं, और फिर उस हेल्दी व्यक्ति को भी ये अनहेल्दी कर देते हैं, या इन्फेक्टेड उसके अंदर इन्फेक्शन अपना फैला देते हैं और वो व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है। तीसरा जो कारण बताया गया, इन्फेक्टेड आर्टिकल, यानी इन्फेक्टेड बच्चा जिन चीजों का यूज करता है, जब तक ये डायग्नोसिस नहीं हुई होती है कि अमुक बच्चा ये इन्फेक्टेड है या मीजल्स या खसरे से पीड़ित है, तब तक हम कोई प्रिकॉशन तो लेते नहीं। और उस दौरान यदि बच्चा किसी आर्टिकल का यूज करता है, कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, टॉयज है, गाड़ी है, घोड़ा है, खाने पीने के बर्तन है, क्लोथिंग है, तो उसके बॉडी से वो सब दूषित हो जाते हैं, और उनका यूज यदि कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति करता है तो उसके माध्यम से ये वायरस जो है उस हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री करने में सफल हो जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये 3 तरीके बताए गए इसके फैलने के, या एक हेल्दी व्यक्ति से दूसरे इनहेल्दी व्यक्ति से, या इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंचने का माध्यम।
अब हम जानना चाहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब तो आप जानते हैं, द डेट ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस इन द बॉडी एंड अराइविंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस और साइन एंड सिम्टम्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये लगभग 10 से 14 दिन का माना जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में ये पहली तारीख को एंट्री करता है वायरस, तो 10 दिन तक उसके बॉडी में कोई आपको एबनॉर्मल चीज नहीं दिखेगी। लेकिन 10 दिन बीतते बीतते या मैक्सिमम 14 दिन बीतते बीतते इसका जो लक्षण है, इसके इन्फेक्शन का जो परिणाम है वो दिखना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब क्या दिखेगा? तो क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर का मतलब क्लिनिकली आप देखते हैं कि वो जो पीड़ित बच्चा या व्यक्ति आपके क्लिनिक में आया है तो उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज दिखने लगी हैं। तो इसको हम स्टडी करने के लिए 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्रोड्रोमल स्टेज, दूसरा है इरुप्टिव स्टेज और तीसरा होता है पोस्ट मीजल्स स्टेज। तो प्रोड्रोमल स्टेज यह लगभग 10वें दिन शुरू होती है। माने जैसे ही ये इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होता है तैसे ही ये बीमारी, यानी वही 10वां दिन जो माना जाता है उस दिन से इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और ये लगभग 4 दिन तक रहते हैं। इसी स्टेज में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो मुख्य रूप से ये हैं बताए गए हैं। पहला है फीवर, यानी वो बच्चा बताएगा सबसे पहले उसको फीवर हुआ। तो आप जानते हैं फीवर अपने साथ बहुत सारी दिक्कतें लेकर के आता है, जैसे हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, थर्स्टी माउथ हुआ। ये तमाम दिक्कतें फीवर में होती हैं जब बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से अधिक होने लगता है। तो ऐसे फर्स्ट स्टेज में पहले उसको क्या दिखेगा? फीवर। फिर उसके साथ खांसी भी आना शुरू हो जाएगी, फिर उसको बार बार स्नीजिंग होने लगेगी, फिर जुकाम जैसी कंडीशन बन जाएगी, उसके नाक से आंख से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, आंखें रेड कलर की हो जाएंगी और आंखों से लगातार पानी गिरेगा और उस व्यक्ति को फोटोफोबिया यानी प्रकाश से भय। तो ये लाइट वाली जगह से या लाइट से उस व्यक्ति को, उस इन्फेक्टेड बच्चे को उलझन होती है, उसको दिक्कत महसूस होती है। तो ये लक्षण आपको मिलते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट में, जिसको हम नाम देते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। अब इसमें एक विशेष लक्षण होता है काप्लिक स्पॉट। काप्लिक ये साइंटिस्ट के नाम पर, स्पॉट मीन्स धब्बा या दाने। तो इसमें बताया गया है कि इस बीमारी शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर ये जो नेजल कैविटी है उसमें कुछ दाने दिखाई देने लगते हैं, जो या तो सफेद रंग के होते हैं या कभी कभी नीले भी रंग के दिखाई देते हैं। हम इस ऐसे स्टेज को या इस तरह की स्थिति को घातक स्थिति मानते हैं। इसमें बच्चा काफी गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, यहाँ तक कि उसके प्रिय खिलौना भी दीजिए अगर आप तो उसको फेंक देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, काफी गुस्सैल हो जाता है। लेकिन दूसरी जो स्टेज बताई गई, जैसा नाम वैसा काम, इरुप्टिव स्टेज। इरुप्टिव मतलब इरुप्शन से शब्द आया। इरुप्शन का मतलब होता है छोटे छोटे फुंसियां या दाने। तो इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं सबसे पहले कानों के पीछे रैशेस दिखाई देने लगते हैं और ये लगभग बीमारी के चौथे दिन, शुरू होने के चौथे दिन बाद से ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये कानों के पीछे रैशेस का दिखना, ये पहला लक्षण है। इसके बाद ये तुरंत फेस पर भी आने लगते हैं, गर्दन में भी दिखने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ये दाने बहुत तेजी से ये ट्रंक पर यानी चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, पीछे बैक पर यानी पूरे आगे और पीछे इन दानों की उपस्थिति हो जाती है। इसके बाद फिर दोनों बाहों में और दोनों पैरों पर भी ये निकल जाते हैं। यानी जैसा नाम इरुप्टिव स्टेज, यानी पूरे बॉडी पर इरुप्शन ही इरुप्शन दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो नेक हो। तो पूरी बॉडी इस तरह से आपने देखा, थ्रू आउट द होल ऑफ द बॉडी द अपीयरेंस ऑफ द इरुप्शन, सो इट इज नोन एज इरुप्टिव स्टेज।
यानी इस स्टेज में सिर्फ दाने ही दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो तीसरी स्टेज जिसमें बताई गई वो है पोस्ट मिजिल स्टेज। पोस्ट मतलब बीता हुआ, मिजिल्स मानो वो खसरा, और स्टेज मानो स्थिति, आप जानते ही हैं। तो पोस्ट मिजिल्स स्टेज यानी मिजिल्स तो ठीक हो गई, उसके इन्फेक्शन को आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी, वजन का घट जाना, यानी इन्फेक्टेड बच्चा का वजन काफी घट जाता है। वजन घटेगा तो वीकनेस की फीलिंग तो उसे स्वाभाविक है, तो बच्चा काफी कमजोरी महसूस करता है, और कमजोरी की वजह से और जो जो दिक्कतें उसकी हो सकती हैं वो सब झेलना पड़ता है। लेकिन जो जबरदस्त प्रॉब्लम है वो है इम्यूनिटी वीक। इम्यूनिटी का वीक हो जाना, इम्यूनिटी का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी घट जाती है तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज हैं जो तुरंत अटैक कर देती हैं और व्यक्ति को तमाम तरह की मुश्किलों में फंसा देती है। तो जब इम्यूनिटी वीक होती है तो इस वीक इम्यूनिटी के कारण उस बच्चे को, या जो पूर्व में इन्फेक्टेड बच्चा या किसी भी उम्र का व्यक्ति रहा है, उसको तमाम अन्य बीमारियों के आक्रमण के चांस बन जाते हैं। इसी को हम नाम देते हैं मिजिल्स, रूबेला या खसरा। बाकी की सारी चीजें हम अगले एपिसोड मिजिल्स, रूबेला, खसरा पार्ट 2 में लेकर आएंगे।